लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 6 के पार्ट 2 में हम देखते हैं कांगजू 2 दिन पहले का सीन याद करता है जब दारिम ड्रंक थी और वो दोनों टैक्सी से घर वापस जा रहे थे। टैक्सी में कांगजू दारिम से पूछता है क्या तुम अभी भी स्क्रिप्ट्स लिख रही हो। दारिम कहती है मैं बाकी लोगों से बहुत स्लो लिखती हूँ और मुझसे काफ़ी मिस्टेक्स भी होती है। कांगजू कहता है ये अच्छी बात है कि तुम आज भी लिखती हो, मुझे आज भी तुम्हारे कॉलेज का स्क्रिप्ट्स याद है। फिर कांगजू पूछता है 8 साल पहले उस क्रॉस वॉक पे तुमने मुझे क्यों चूज करी थी। दारिम कहती है तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती थी। फिर काफी देर शांत रहने के बाद दारिम कहती है कि मुझे तुम्हारा स्क्रिप्ट्स पसंद था, पर तुम गलत मत समझना, मुझे सिर्फ तुम्हारा स्क्रिप्ट्स पसंद है, इंसान के तौर पे तुम मुझे पसंद नहीं हो। कांगजू कहता है क्या सच में मेरा राइटिंग इतना अच्छा था। तो दारिम उसे दोबारा राइटिंग स्टार्ट करने से मना करती है क्योंकि कांगजू फीमेल रीडर्स को सिर्फ कंफ्यूज करता था। पर दारिम को स्टोरी का हीरो बहुत पसंद आया था। वो काफी मिस्टेक्स करता था और वियर्ड एक्ट करता था, पर उसके इंटेंशंस गलत नहीं होते थे। ये सुन के कांगजू स्माइल करने लगता है और उसे दोबारा से स्क्रिप्ट्स लिखने का मन करने लगता है। दारिम कहती है तुम स्टोरी के हीरो जैसे बिल्कुल नहीं हो, तो दोबारा स्टोरी लिखना शुरू मत करना। पर कांगजू उसकी बात सुनते हुए सिर्फ स्माइल करते रहता है। फिर कांगजू घर जाके अपने कॉलेज का स्क्रिप्ट देखता है जिसमें लोगों ने उसके स्क्रिप्ट पढ़ के अपने नाम के साथ रिव्यू लिखा था। उसमें से एक किसी ने अपना नाम बिना लिखे एनोनिमसली रिव्यू लिखा था कि स्टोरी का हीरो बुरा है पर प्यारा है, तो मैं उसे डेट करना चाहती हूँ। फिर 2 दिन बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। कांगजू ऑफिस वापस जाता है और ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में उसे चारिम मिलती है। कांगजू से पूछता है कि तुम किसके साथ कुछ दिन पहले टैक्सी में जा रही थी। चारिम कहती है मैं जिसके साथ थी वो आदमी मुझे बहुत पसंद करता है। फिर कांगजू कहता है तुम्हारी बहन भी अभी आई थी ना। तो चारिम कहती है क्या तुम दारिम को जानते हो। कांगजू हाँ कहता है। चारिम थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर उसका फ्लोर आ जाता है तो वो चले जाती है और कांगजू तेवुंग को गलत समझने लगता है क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि तेवुंग दारिम को चीट कर रहा है। नेक्स्ट सीन में जियोन मिनकी से जेल में मिलने जाती है और मिनकी से उसके साथी के बारे में पूछती है। वहाँ सीसीटीवी कैमरा में सब रिकॉर्ड हो रहा था। तो मिनकी झूठ बोलता है कि मैं उस आदमी से एक गैम्बलिंग प्लेस में मिला था, तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता है। फिर जियोन मन में उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा साथी कौन है। तो मिनकी भी अपने मन में कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हें सब बता दूंगा, मैं चुपचाप अपना जेल टाइम सर्व करूंगा और रिलीज होते ही अपना शेयर लेके चला जाऊंगा। जियोन गुस्से में डिवाइडर के ग्लास को मारने लगती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड पेरेंट्स कम्युनिटी के बाकी फ्रेंड्स के साथ अपनी फ्रेंड के फ्यूनरल में पहुंचते हैं। वो लोग लॉबी में डिजिटल बोर्ड पे आज होने वाले सारे फ्यूनरल के लिस्ट में से अपनी फ्रेंड के फ्यूनरल रूम का नंबर ढूंढते हैं। उसी बोर्ड पे गिलसुन का भी फोटो लगा था, यानी वो मर चुका है और उसका यहाँ आज फ्यूनरल मनाया जा रहा है। कम्युनिटी के बाकी लोग अपनी फ्रेंड के लिए रूम नंबर 7 में चले जाते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स वहीं रुक के गिलसुन का फेस देखते रहते हैं। उन्हें याद रहता है कि ये वही माउंटेन वाला आदमी है जिसने गोल्ड चेन पहना था और उसके गले पे टैटू था। गिलसुन का फ्यूनरल रूम नंबर 6 में हो रहा था जहां लव कैपिटल प्राइवेट लोन एजेंसी के सियंगहुन, चियोलसुन और सांगसुन गिलसुन के फ्यूनरल में आने वाले लोगों को ग्रीट कर रहे थे। फिर वहां पुलिस की तरफ से उनसे मिलने मूरिम आता है। उन लोगों से मूरिम पूछता है कि लास्ट टाइम आप लोग गिलसुन से कब मिले थे। वो लोग गिलसुन से काफी दिनों से नहीं मिले थे। चियोलसुन अपना फोन दिखाकर कहता है कि मैंने गिलसुन को काफी बार कॉल किया था, पर उसने ना तो कॉल पिक किया और ना ही टेक्स्ट का रिप्लाई किया। हमें पता है कि गिलसुन काफी टाइम से पैसों के लिए परेशान था, पर वो मर जाएगा इसका उम्मीद नहीं था हमें। गिलसुन का घर चियोंगरम सिटी में ही था तो मूरिम उसके डेथ का इंस्पेक्शन कर रहा था। मूरिम कहता है मेडिकल ऑटोप्सी के हिसाब से गिलसुन ने सुसाइड किया था। अक्सर लोन शार्क वाले लोग अपने क्लाइंट के कर्ज झेल नहीं पाते हैं। ये सुन के सांगसुन गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारे हिसाब से गिलसुन ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से वो मरना डिजर्व करता है। फिर ग्रैंड पेरेंट्स गिलसुन के फ्यूनरल रूम में आते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो गया और ये जगह इतना खाली क्यों है। ग्रैंडमा ग्रैंडपा को वहाँ से चलने के लिए कहती हैं, पर ग्रैंडपा को अच्छा नहीं लग रहा था कि गिलसुन के फ्यूनरल पे कोई नहीं आया है, तो वो अपनी फ्रेंड के लिए लाया हुआ पैसा गिलसुन के लिए रख देते हैं। फिर ग्रैंडमा उन्हें खींच के वहाँ से ले जाती हैं। मूरिम लव कैपिटल वाले लोगों को बताता है कि डेथ का एग्जैक्ट रीजन 1 महीने बाद सेकेंड ऑटोप्सी में पता चल जाएगा। फिर गिलसुन के फ्यूनरल रूम के बाहर ग्रैंडमा ग्रैंडपा से पूछती हैं कि तुमने सारे पैसे यहाँ क्यों दे दिया।
अब हम हमारी फ्रेंड को क्या देंगे। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे देना पड़ा क्योंकि इस आदमी के कोई विजिटर्स नहीं आए थे। फिर तभी वहाँ से मुरिम गुजरता है और ग्रैंड पेरेंट्स से पूछता है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या आपके कोई फ्रेंड का आज फ्यूनरल है। तो ग्रैंडपा हाँ कहते हैं। फिर ग्रैंडमा पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम इस आदमी को जानते हो। मुरिम कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। तो ग्रैंडमा को लगता है कि बुरा आदमी है जिसका मर्डर जैसा कुछ हुआ होगा, इसीलिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए आना पड़ा। पर मुरिम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इस आदमी ने सुसाइड किया है या तो फिर इसका एक्सीडेंट हुआ है। फिर ग्रैंडपा पूछते हैं क्या इस आदमी का कोई फैमिली मेंबर नहीं है। तो मुरिम नहीं कहता है। फिर इतने सारे क्वेश्चन पूछने की वजह से मुरिम पूछता है कि क्या आप लोग इस आदमी को जानते हो। तो ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं नहीं, हमें बस बुरा लग रहा था क्योंकि ये जगह इतनी खाली है, हमें लगा हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मुरिम हंसते हुए कहता है कि आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। फिर ग्रैंड पेरेंट्स बस से घर वापस जाते हुए सोचते हैं कि ये आदमी मर गया है और इसकी कोई फैमिली नहीं है। तो अगर माउंटेन पे अभी भी पैसे होंगे, इसका मतलब उस पैसों के बारे में किसी को नहीं पता होगा। तो क्या हमें वहाँ जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हैजा जियोन के घर पे काम पे वापस आ जाती है। उसके इतने दिन छुट्टी पे होने की वजह से पूरा किचन गंदा रहता है। हैजा तुरंत साफ सफाई करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ खराब मूड में जियोन आती है और हैजा को अपने लिए खाना बनाने के लिए कहती है। पर हैजा कहती है कि क्लीनिंग लेडी अभी तक नहीं आई है, तो पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ। जियोन कहती है हमारे पास काफी बर्तन हैं, तो तुम पहले खाना बनाओ। फिर हैजा पूछती है कि यहाँ क्या हुआ था। तो जियोन रूडली पूछती है कि क्या हम फ्रेंड्स हैं जो तुम मुझसे इतना फ्रीली बात कर रही हो। तो बिना कुछ बोले हैजा उसे खाना बना के देती है, पर जियोन को खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो वो हैजा को वापस खाना बनाने के लिए कहती है। हैजा खाना टेस्ट करने लगती है ये देखने के लिए कि खाने में क्या प्रॉब्लम है, पर उसे खाना ठीक लग रहा था। जियोन गुस्से में कहती है कि मैंने बोल दी कि खाना अच्छा नहीं है, तो तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए, क्या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तो हैजा भी गुस्सा होकर काम छोड़ देती है और कहती है कि जब तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना पसंद ही नहीं है तो मेरा यहाँ काम करने का क्या मतलब है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, पर फिर वापस आकर चिल्लाकर कहती है कि मेरा सर्वेलेंस पेचेक दे देना। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड पेरेंट्स घर वापस आ जाते हैं। अभी भी गर्मी का सीजन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, पर बॉन्गी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचाने के लिए एयर कंडीशनर को कवर करके रख रही थी। नेक्स्ट सीन में कांगजू अपने घर पे अपनी लाइटर राइटर नाम की स्क्रिप्ट देखता है और दारिम की बात याद करता है जब उसने बोली थी कि मुझे तुम्हारी राइटिंग पसंद है। फिर कांगजू अपनी मॉम के पास जाता है जो कि अपने रूम में अपसेट होके सोने जा रही थी। कांगजू बताता है कि डैड आपके लिए स्कॉलरशिप फाउंडेशन में 13 बिलियन वॉन डोनेट करने वाले हैं। तो जियोन कहती है मैं स्टूपिड नहीं हूँ, सियोंगदोन ने मेरे लिए नहीं अपनी कंपनी को बचाने के लिए किया है। फिर कांगजू उसे अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए देता है। जियोन तुरंत उठ के कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। असल में कांगजू ने जीसियोन कंपनी के स्कॉलरशिप पे अब्रॉड में जाके फिल्म स्कूल में पढ़ाई किया था, वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट पे कि कांगजू पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना करियर गिव अप करके जीसियोंग कंपनी में काम करेगा, और अगर कांगजू कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता है तो सियोंगदोन कांगजू को घर से निकाल देगा। साथ ही कांगजू को बहुत बड़ा अमाउंट का फाइन भी पे करना होगा। कांगजू कहता है मैंने ऑलरेडी गिव अप कर चुका हूँ, ये मैंने बहुत साल पहले यूनिवर्सिटी में लिखा था। फिर वो स्क्रिप्ट वापस लेके कहता है कि नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। तो जियोन वो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए वापस ले लेती है। नेक्स्ट सीन में तेवुंग रूफटॉप पे फ्रेश हो रहा था, तभी वहाँ दारिम उसे कुछ बताने के लिए आती है। तो तेवुंग उसे रुकने के लिए बोलकर तुरंत अपना टी शर्ट पहन लेता है। दारिम पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे। तो तेवुंग बताता है कि मैं बस टी शर्ट निकाल के पानी से पसीने को साफ कर रहा था। दारिम पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारी हेल्प करूं। तो तेवुंग मना कर देता है ये कहकर कि ये वियर्ड होगा। फिर भी दारिम इंसिस्ट करती है तो तेवुंग मान जाता है। फिर दारिम तेवुंग के शोल्डर पे पानी डालने लगती है। उसके बाद दारिम सोप भी लगाना चाहती थी, पर तेवुंग मना कर देता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या बोलने आई थी। दारिम बताती है कि मॉम को इस महीने की सैलरी देने में लेट हो जाएगा, इसीलिए मॉम ने सॉरी बोली है। तो तेवुंग ओके बोलकर दारिम को अपने घर जाने के लिए कहता है। दारिम सीढ़ियों से नीचे जाते हुए ब्लश करते रहती है। नेक्स्ट सीन में जियोन हंसते हुए कांगजू के रूम में आती है और पूछती है कि इस स्टोरी का हीरो तुम हो ना। कांगजू कहता है कि मैंने स्टोरी लिखते हुए अपने बारे में सोचा तो था। जियोन कहती है कि मैं इस तरह के आदमियों को हेट करती हूँ जो स्मॉल माइंडेड और कावर्ड होते हैं। और क्या तुम्हें ग्रैंडपा का लाइटर इतना पसंद है कि तुमने स्टोरी का नाम लाइटर लाइटर रखा है।
कांगजू कहता है कि लाइटर राइटर टाइटल है क्योंकि हीरो एक टैलेंटेड राइटर है। जियोन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि तुम टैलेंटेड राइटर होगे, तो मैं वरीड थी कि तुम आगे चल के इस फील्ड में ना चले जाओ, पर अब मैं रिलीव हो गई हूँ क्योंकि तुम्हारी ये स्क्रिप्ट कोई भी नहीं खरीदेगा। अगर इस पे मूवी बनेगी तो वो भी फ्लॉप हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में बोंगी चारिम को कॉल करके बताती है कि तुम अपना घर मत छोड़ना, मुझे तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं चाहिए क्योंकि हम सब तुम्हारे घर में शिफ्ट होने आ रहे हैं और ये घर के डिपॉजिट के 400 मिलियन वॉन मुझे मिल जाएंगे। ये सुन के चारिम शॉक हो जाती है। बोंगी अपने लेट हस्बैंड की फोटो देख के कहती है कि एक मॉम कभी भी गिव अप नहीं कर सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे मुरिम बोंगी को बताता है कि मैंने चेक रिटर्न कर दिया। फिर ग्रैंडमा मुरिम से पूछती है कि मान लो मैंने एक फ्रेंड से पैसे चोरी करके तुम्हें पॉकेट मनी दी और तुम्हें नहीं पता था कि वो पैसे कहाँ से आए थे, तो क्या तुम वो पैसे स्पेंड करने के लिए अरेस्ट होगे? मुरिम कहता है नहीं, सिर्फ चोरी करने वाले को पनिशमेंट मिलता है, खर्च करने वाले को नहीं। फिर ग्रैंडपा पूछते हैं कि अमाउंट 1 बिलियन वॉन से ज्यादा होगा तो भी नहीं, तो मुरिम हाँ कहता है। ये सुन के ग्रैंड पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और कहते हैं कितना अच्छा लॉ है। फिर दारिम ब्रेकफास्ट करके तेवुंग के साथ शिफ्ट चेंज कर लेती है ताकि वो भी ब्रेकफास्ट कर ले। फिर दारिम को उसकी आई डॉक्टर कॉल करके सर्जरी के बारे में अपडेट पूछती है, पर दारिम कहती है कि एक डॉक्टर को इतना नहीं बोलना चाहिए, मैंने सर्जरी गिव अप कर दी थी, पर मेरी मॉम को पता चलने के बाद मेरी पूरी फैमिली टूट गई है, ये सब आपकी गलती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड पेरेंट्स पैसे ढूंढने के लिए माउंटेन पे आते हैं। वो दोनों अपनी फैमिली को लग्जूरियस लाइफ देना चाहते थे और उन्हें पकड़े जाने का भी डर नहीं था क्योंकि उनके पास जीने के लिए ज्यादा लाइफ नहीं बचा था, तो वो बची हुई जिंदगी जेल में बिताने के लिए रेडी थे। फिर ग्रैंडमा कहती है कि ऐसा प्रिटेंड करो कि हम ग्रीन्स इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारा माइंड तो आज बहुत शार्प चल रहा है। फिर वो दोनों माउंटेन पे पैसे ढूंढने चले जाते हैं। वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि हम ग्रीडी नहीं होंगे और सिर्फ इतने पैसे लेंगे जितने में बोंगी इजीली अपनी लाइफ जी सके। फिर पैसे ढूंढते हुए रात हो जाती है। उन्हें अपने गिराए हुए गार्डनिंग टूल भी मिल जाते हैं, यानी वो लोग पैसों के करीब होते हैं। यहाँ एपिसोड 6 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.